रात होते ही मम्मी पापा के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगती थीं। एक बार मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ कि वो दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के बगल में था और मेरे कमरे में खिड़की लगी हुई थी जो सीधा उन दोनों के कमरे में खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, पर उसमें दो तीन छेद हो गए थे। मैं उन्हीं छेदों से अंदर की तरफ झांकने लगी तो देखा कि पापा मम्मी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं, पर मम्मी मना कर रही थीं। अचानक पापा ने मम्मी को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वो मना नहीं कर पाईं और पापा का साथ देने लगीं। उन दोनों को ऐसे देख मेरे भी खुजली शुरू हुई और हाथों का सहारा लेते हुए मैंने अपनी खुजली शांत की, पर ऐसा करते हुए पापा ने मुझे देख लिया था। अगले दिन मौका पाकर उन्होंने अपने औजार से मेरी चीखें निकाल दीं और रात भर। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशा है और मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मुंबई में हमारा एक आलीशान घर बना हुआ है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा और दादी दादाजी के साथ रहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मुझे बहुत नाजों से पाला गया है। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही मेरी हर जायज़ और नाजायज़ मांग को पूरा किया है, इसीलिए आप मुझे उनकी बिगड़ी हुई औलाद बोल सकते हैं। मेरी उम्र 16 साल की है, लेकिन मेरा शरीर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की कमसिन लड़की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 25 साल की लड़की की तरह हो चुका है और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ। मुझे लेट नाइट पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 15 साल की उम्र से ही मुझे वो सब आनंद लेने की आदत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत आलीशान है, जिसमें 5-6 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरे दादा और दादी जी रहते हैं, जिनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो दोनों अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते हैं। तीसरे और सबसे सुंदर कमरे में मैं रहती हूँ। बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं या जब भी कोई मेहमान आता है तो उनके लिए तैयार कर दिए जाते हैं। अब मैं अपने मम्मी पापा की बात करूं तो मेरे पापा की उम्र 40 साल है और मेरी मम्मी की उम्र 35 साल है। उन दोनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, इसलिए वो दोनों काफी जवान दिखते हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका ज्यादातर समय अपने काम में ही निकल जाता है। मेरी मम्मी वैसे तो बहुत जवान और खूबसूरत हैं, पर उनकी सोच पुराने जमाने की है। उनका ज्यादातर वक्त घर के कामों और अपने सास ससुर की सेवा करने में निकल जाता है। जितना मैंने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को समझ पाया है, उससे एक बात साफ पता चलती है कि मेरी मम्मी मेरे पापा को समय ही नहीं दे पाती हैं। वो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती हैं और यही वजह है कि उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती है। एक रात की बात है कि हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे मेरे मम्मी पापा के कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आने लगीं। उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था और ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि आज वो पहली बार लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी कि आज किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सीधा मम्मी पापा से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि वो दोनों मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की इच्छा तेज होती गई और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो मम्मी पापा के कमरे में ही खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें दो तीन जगह छेद हो गए थे। अब मैं उसी छेद से उनके कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, फिर मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दोबारा से अपनी आंखें खिड़की के छेद पर टिका दीं। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैंने आज से पहले उन दोनों को इस तरह कभी नहीं देखा था। मेरे पापा मेरी मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थीं। अब मेरी नज़र तो बस वहीं टिक गई थी और मैं चाहकर भी वहां से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। अब वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मम्मी को एक चीज दिखाई, जिसे देखकर पहले तो मम्मी गुस्सा हुई और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था और फिर उन्होंने इशारे से पापा को अपने पास बुलाया। फिर मेरे पापा और मम्मी कुछ तक वैसे ही रहे जैसे एक पति पत्नी रहते हैं।
लगभग 1 से 2 घंटे के बाद मम्मी ने अपने आप को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इतना सब कुछ देख लेने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वही सब चल रहा था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे भी इसी तरह अपने प्यार में डुबा देता। यही सब सोचते सोचते मेरे भी खुजली होने लगी। फिर मैंने पहली बार अपने हाथों का सहारा लिया, क्योंकि इस समय खुजली मिटाने वाला कोई मिलता भी नहीं। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खुजली करते वक्त देख रहा था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पुराने किस्सों के बारे में सोचते सोचते मैंने आधा घंटे खुजली की और जब थक के चूर हो गई तो बिना पैंट पहने सो गई। अगली सुबह मम्मी ने आवाज लगाई, निशा, बेटा उठो, सुबह के 7 बज चुके हैं। आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? उनकी आवाज सुनकर अचानक से मेरी आंख खुली और मैं सीधा उठकर वॉशरूम चली गई, तो फिर से मेरी आंखों के सामने वही नजारा आने लगा। वो सब सोचते ही खुजली शुरू हो जाती थी। इस बार मैंने हैंड शॉवर की मदद से खुजली शांत की और फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। खैर, जैसे तैसे करके मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर मेरा पापा से सामना हुआ। मैं रोज सुबह पापा को गुड मॉर्निंग विश करती थी, तो उस दिन भी मैंने पापा को उसी तरह विश किया और उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में मेरे कॉलेज की बस आने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर आकर खड़ी हो गई। पर आज मेरा पापा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ सोच के मैं घर के अंदर आई और बहाना बनाया कि मेरे कॉलेज की बस निकल चुकी है। जब भी मेरी बस छूट जाती थी तो पापा ही मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, निशा, अपने पापा से कह दो, वो तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे। मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई, फिर और उनसे सारी बात बताई तो वो मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा, पापा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लेट हो रही हूं। तो पापा बोले, तुम स्कूटी निकालो, तब तक मैं शर्ट पहन के आता हूं। मैंने जल्दी से स्कूटी निकाली और बाहर खड़ी होकर पापा का इंतजार करने लगी। पापा अक्सर मुझे कार से कॉलेज छोड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर वो मुझे स्कूटी से लेकर जा रहे थे। दोस्तों, यहां तक तो मेरा प्लान सफल रहा था, लेकिन आगे के प्लान में थोड़ा खतरा था, पर मुझे यकीन था कि किसी तरह वो भी सफल हो जाएगा। मैं उनके पीछे बैठ गई और फिर हम कॉलेज की तरफ चल दिए। मेरा कॉलेज घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। घर से कॉलेज के बीच का रास्ता लंबा था और सुबह का वक्त था, तो रोड पूरी तरह सुनसान थी। जब हम घर से 5 किलोमीटर दूर निकल आए तो मैंने पापा से कहा, पापा अब स्कूटी मैं चलाऊंगी, रोड भी सुनसान है तो एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है। तो पापा ने परेशान होकर कहा, हाँ ठीक है, लेकिन हैंडल मैं ही पकड़ूंगा। अब मुझे मेरा प्लान कामयाब होता दिख रहा था। मैंने उनकी बात पर सहमति जता दी। पापा ने गाड़ी साइड में रोककर मुझे अपने आगे बैठाया और मेरी बगल में से अपने दोनों हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगे। लेकिन अब मेरा ध्यान स्कूटी चलाने पर नहीं था, क्योंकि मेरा इरादा तो कुछ और ही था। इसी तरह मस्ती करते करते मैं कॉलेज पहुंच गई और कॉलेज में पहुंचते ही मैंने फिर से पापा को विश किया। मेरी इन सब हरकतों को देखकर पापा अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। मुझे कॉलेज छोड़कर पापा वापस घर की तरफ चले गए। कॉलेज में आने के बाद भी मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं पापा के साथ गाड़ी पर ही बैठी रहूं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसा कौन सा तूफान मेरे अंदर उठ रहा था कि मैं अपने पापा के ही साथ ऐसा सब कुछ करने के लिए सोचने लगी थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपने मन की इच्छा और मेरे मन में चल रहे तूफान को लेकर घर पहुंची। उस वक्त लगभग 2 बज रहे थे और घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी कहीं गई हुई थी और पापा अपने ऑफिस में थे। कॉलेज से आने के बाद मैं वॉशरूम चली गई और फ्रेश होकर बाहर निकली। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए चुपचाप बेड पर लेट गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बजे रहे थे। फिर मैंने नहा धोकर कपड़े पहने और मैंने कपड़े भी उस दिन कुछ अलग दिखने वाले पहने थे। अब पापा के आने का टाइम हो गया था, लेकिन मम्मी का कोई पता नहीं था।
कि वो कब आएंगी। शाम के 7 बजे किसी ने डोरबेल बजाई तो मैं भाग के गई और दरवाज़ा खोला। मुझे पता था ये पापा के आने का समय है। दरवाज़ा खोलते ही पापा मेरी तरफ देख मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मेरा प्लान अपनी कामयाबी के रास्ते पर जा रहा था। घर के अंदर आने के बाद पापा फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। ऑफिस से आने के बाद पापा तुरंत ही चाय पीते हैं, इसलिए मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद पापा भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और वहीं खड़े होकर इधर उधर की बात करने लगे। मैं पीछे मुड़कर पापा की तरफ देखा तो उनकी नज़र कहीं और ही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, और बस मैं ऐसे ही खड़ी रही। चाय बन चुकी थी, इसलिए मैंने पापा को चाय दी और बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने लगी। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, मैंने देखा कि मम्मी आ चुकी हैं। उनको इस वक्त घर में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी ही होने वाली थी, पर अब उनके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे पापा से अपने मन की इच्छा जाहिर करनी थी, जो मैं मम्मी के सामने बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। पापा भी मम्मी के आने के बाद थोड़ा दुखी हो गए थे, क्योंकि ना तो वो ही कुछ करती थीं और ना ही उन्हें कुछ करने देती थीं। मम्मी ने खाना बनाया और हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद पापा मुझसे बोल, निशा चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। पापा मुझे लेकर घर के बाहर आ गए। फिर बाहर आकर उनका मूड चेंज हुआ और मुझसे बोले, चलो बेटा आज कोई पिक्चर देख कर आते हैं। कई दिनों से हम बाप बेटी को अकेले में समय नहीं मिल पाया है। तब मुझे पापा पर इतना प्यार आया कि पापा मेरे साथ अकेला रहने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। खैर, फिर हम स्कूटी पर सवार होकर एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए और रास्ते में ही मम्मी को फोन कर दिया कि हम दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं। सिनेमा हॉल में कोई पुरानी मूवी लगी होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं थी। पूरे हॉल में लगभग 50 से 60 लोग ही मौजूद थे। अब मुझे पापा की समझदारी देख बहुत खुशी हुई। वो चाहते तो कोई नई मूवी देखने भी जा सकते थे, पर वहां बहुत भीड़ होती और हम दोनों को अच्छा वक्त नहीं मिल पाता। पापा ने सबसे महंगे टिकट लिए और फिर हम लोग बालकनी में जाकर बैठ गए। उस समय सब मेरे हिसाब से ही हो रहा था। बालकनी में हमारे अलावा एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ था और वो भी आगे की सीटों पर बैठा हुआ था। अब तो हम दोनों को और भी ज्यादा आराम हो गई। थोड़ी देर बाद पिक्चर शुरू हुई, पर सच कहूं तो मेरा ध्यान मूवी पर था ही नहीं। मेरा पूरा ध्यान पापा की तरफ था और वो भी तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। अब बस इतनी देर थी कि शुरुआत कौन करे। मैं तो पापा का साथ पाने के लिए वैसे ही मरी जा रही थी, और फिर उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर पर किसी जानवर ने काट लिया हो। मैं तुरंत ही उठ खड़ी हुई। पापा ने घबराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर पर किसी कीड़े ने काट लिया है। पापा बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अगर अब की बार कोई कीड़ा काटे तो तुम मेरी सीट पर आ जाना, मैं तुम्हारी वाली सीट पर चला जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं बैठ गई। फिर 4-5 मिनट बाद मैं फिर से उछलती हुई खड़ी हो गई, लेकिन इस बार मुझे किसी ने काटा नहीं था, बल्कि मैं जानबूझकर खड़ी हुई थी। मुझे इस तरह देखकर पापा हंसते हुए बोले, निशा तुम मेरी सीट पर आ जाओ। मैंने कहा, नहीं पापा, जिस तरह वो कीड़ा मुझे काट रहा है उसी तरह आपको भी काट लेगा। तो पापा बोले कि अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम भी मेरी ही सीट पर आ जाओ। इस सब के लिए तो मैं पहले से ही तैयार थी, और पापा के इतना बोलते ही मैं उनके बगल में बैठ गई और पर्दे की तरफ देखने लगी। मैं उनके बगल में बैठी हुई बिल्कुल छोटी सी परी की तरह लग रही थी, और वैसे भी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे पैसे देते हुए कहा कि फूड काउंटर से कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं बाहर आई और ढेर सारी खाने की चीजें ले लीं। जब तक मैं वापस आई मूवी शुरू हो चुकी थी। मैंने पापा के बगल में बैठते हुए कहा, पापा मुझे आपके साथ मूवी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पापा बोले, 1 मिनट उठो बेटा, मैं तब तक खुद को सेट कर लेता हूँ। अब मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, और फिर जब उन्होंने मुझे बैठने को कहा तो मैं उनके बगल में फिर से बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे मन में चल रहा है वही पापा के मन में भी चल रहा था, लेकिन वो कह नहीं रहे थे। फिर हार मानकर मैंने ही पापा को इशारा किया और पापा मेरे इशारे को समझ गए, और जिस तरह मम्मी पापा का साथ देती हैं उसी तरह आज मैं भी पापा का साथ देने लगी।
हम दोनों ने काफी देर तक वहां एंजॉय किया। अब हम दोनों बिल्कुल शांत थे और बहुत थक गए थे। फिर 2 घंटे के बाद पिक्चर खत्म हुई और लाइट जलते ही मैंने खुद को ठीक कर लिया। सबके आने के बाद हम दोनों भी हॉल से बाहर। मेरी मम्मी 3 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में गुजर गई थी और मैं अपने मम्मी पापा की अकेली बेटी थी। मेरा नाम साहिदा है। हम लोग काफी साल पहले हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। यहाँ हमारे 2-3 फैमिली फ्रेंड्स के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था। बस हम तीनों अकेले रहते थे। मम्मी के बाद हम सिर्फ 2 रह गए थे। घर में ही पापा ने जनरल स्टोरी की दुकान खोली हुई थी, जिससे हमारी इनकम होती थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे भी तन्हाई महसूस होती थी। सुबह मैं स्कूल चली जाती थी। काम वाली सुबह घर की सफाई वगैरह करके खाना तैयार करके चली जाती थी। स्कूल से वापसी पर हम दोनों बाप बेटी साथ खाना खाते थे। मम्मी की कमी बहुत महसूस होती थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मैं सोचती कि अगर मुझे मम्मी की इतनी कमी महसूस होती है तो पापा का क्या हाल होता होगा। मैं जवान हो रही थी। मेरा शरीर लड़की से औरत बन रहा था। फिर एक रात को जो हुआ, उससे हम दोनों बाप बेटी की जिंदगी बदल गई। जुलाई की रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में सहमी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, मगर डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से बादल बहुत जोर से गरजा तो मेरी चीज निकल गई और जल्दी से मैं पापा के रूम की तरफ भागी और पापा के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं यह भी ना देख सकी कि मेरे पापा उस वक्त अपने बेड पर बिल्कुल गलत हालत में कुछ कर रहे थे। पापा को इस तरह देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने बोला, सॉरी पापा, मैं डर गई थी, इसलिए जल्दी में दरवाजा बिना नॉक किए अंदर आ गई। इतनी देर में पापा ने अपने ऊपर बेडशीट डाल ली और घबराकर उठकर बेड पर बैठ गए और बोले, सॉरी बेटा कि तुमने मुझे इस तरह देख लिया। आ जाओ और यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। जब बारिश रुक जाए तो चली जाना अपने रूम में। मैंने बोला, मैं अभी चली जाती हूँ पापा, आप डिस्टर्ब होंगे, आप कुछ कर रहे थे। लेकिन पापा ने जवाब देने की वजह मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा लिया। पापा, आपने कुछ नहीं पहना, मुझे शर्म आती है। ये कहते हुए मुझे खुद अपने बारे में याद आया कि मैं भी सिर्फ एक पतली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी। जल्दीबाजी में टी शर्ट के अंदर ब्रा भी पहनना भूल गई थी। एक तरफ पापा को मैं उसे हालत में देख चुकी थी और अब वह सिर्फ बेडशीट डाले बैठे थे, और दूसरी तरफ मैं भी उनके बराबर बैठी हुई थी। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे उस रात पापा के बराबर बैठकर पहली दफा एहसास हुआ कि मैंने इतनी बड़ी होकर भी अभी तक कुछ नहीं किया था। एकदम कुंवारी थी। अचानक बारिश का शोर और ज्यादा हो गया और साथ ही बादल एक बार फिर बहुत जोर से गरजे। मैं डर के मारे एकदम पापा से लिपट गई। इस तरह लिपटने से पापा की बेडशीट हट गई। मैं कोई 10 सेकंड तक यूं ही लिपटी रही। तब मुझे पता चला कि मैं अपने पापा से लिपटी हुई हूं। मैंने घबराकर पापा से अलग होने की कोशिश की तो पापा ने मेरी कमर से खींचकर मुझे मजबूती से अपने साथ जकड़ लिया और बोले, जानू ऐसे ही बैठी रहो। पापा से लिपटी हुई मेरा सर पापा के सीने पर था। पापा, ये आप क्या रहे हैं? मैंने बोला, आज तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पापा ने जवाब दिया, जब मम्मी की याद आती है तो आप ऐसे करते हैं? बेटा, वह तुम्हारी माँ थी, लेकिन मेरी बीवी थी, और मियाँ बीवी का रिश्ता अलग तरह का होता है। मैं समझ ही नहीं पापा। मैंने बोला, बेटी क्या तुम्हें नहीं पता मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है? पापा ने पूछा। नहीं पापा। मैंने बोला, अब मैं कैसे बताऊं कि मियाँ बीवी में क्या रिश्ता होता है, और इसी रिश्ते की वजह से तुम पैदा हुई और आज तुम यहाँ मेरे साथ बैठी हो। मैंने पूछा, वह कैसे? पापा, मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा था। पापा बोले, शादी के बाद मियाँ अपनी बीवी के साथ कुछ करता है तो फिर 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। मैं बोली, पापा अभी भी समझ नहीं आया। पापा बोले, अब इससे आगे मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसके लिए तुम्हें भी मेरी तरह कपड़े उतारने पड़ेंगे। क्या तुम तैयार हो? मैं पापा की बात सुनकर पूरी तरह शर्मा गई और कुछ न बोल पाई। मैं कुछ समझ कर बोल पाती उससे पहले ही पापा ने मेरी टी शर्ट निकल दी। आज मेरे अपने पापा जो कुछ भी मेरे साथ करने जा रहे थे, ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा तजुर्बा था। अब पापा अपनी बेटी के साथ वह करने जा रहे हैं जो पापा मेरी मम्मी के साथ करते थे, और पापा फुल मस्ती में थे। मेरी नजरें पापा की नजरों से मिली और मैंने शर्म से आंख बंद कर ली। आज मैं अपने ही सगे अब्बू से यह सब करवा रही हूँ। हम दोनों बाप बेटी कुछ देर तक लिपटे रहे। फिर पापा ने मुझे रात भर प्यार किया
कुंवारी होने की वजह से पहले मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन धीरे धीरे पापा के प्यार करते रहने से मैं ठीक होने लगी। दर्द अब बिल्कुल खत्म हो गया था और उसकी जगह अब मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। पसीने में हम दोनों नहा चुके थे। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। मैं जैसे ही स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो पीछे से मेरी दीदी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे निधि, तुम अपना टिफिन तो यहीं टेबल पर ही भूल गई। मैं पीछे पलटी और टेबल पर से टिफिन लेकर दीदी को थैंक यू बोलकर स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। माँ के गुजर जाने के बाद दीदी ही मेरे लिए माँ समान थी। वह हर तरह से मेरा ध्यान रखती थी। पापा ने दीदी को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया था। वह केवल 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी। पापा तो कहते थे कि वह मेरी भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने दीदी के सपने को पूरा कर सकूं। हालांकि मुझे कहीं न कहीं पता था कि जब मैं आगे पढ़ने की बात करूंगी तो मेरे पापा इस बात के लिए सहमति नहीं देंगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेना चाहती थी। शाम को जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मेरे पापा कहने लगे कि आज कुछ लोग दीदी को देखने के लिए घर आने वाले हैं। मैं बहुत खुश हो गई कि दीदी की शादी होगी। दीदी भी लजाई हुई सी घूम रही थी। तय समय पर लड़के वाले घर आ चुके थे। लड़के के पिता ने मेरे पापा से कहा, अरे निरंजन भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। लगता है मेरे लड़के को तो रिश्ता मंजूर है। तो मेरे पापा ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मुझे तो आपका लड़का कुछ खास नहीं लगा। इसकी सैलरी भी बहुत कम है। शादी के बाद यह मेरी बेटी को खुश रख भी पाएगा क्या? मैंने तो बिन माँ की बच्चियों को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर जाकर मेरी बेटी को कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं यह रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। लड़के वाले गुस्से से बौखला गए और मेरे पापा को भला बुरा कहते हुए वहां से चले गए। मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि इस तरह से लड़के वालों को घर बुलाकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। पहले से ही उनके बारे में छानबीन कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरे पापा ऐसे ही थे। वह दूसरों की भावनाओं के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। खैर, बात आई गई हो गई। दीदी भी रोज की तरह घर के कामों में जुट गई। दीदी तो पढ़ाई लिखाई करके आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने लोक लाज का भय दिखाकर दीदी की पढ़ाई बंद करवाकर उन्हें घर पर ही बैठा रखा था, जिसके कारण कभी कभी दीदी बहुत उदास हो जाती थी। वो भी हमेशा यही सोचती थी कि उसकी शादी हो जाएगी, तब अपनी ससुराल में जाकर वो थोड़ा स्वतंत्र रूप से रह पाएगी। मगर मेरी दीदी के लिए जब भी कोई रिश्ता आता था तो पापा कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर रिश्ते के लिए मना कर देते थे, और कभी लड़के वाले ही मना करके चले जाते थे। तो धीरे धीरे दीदी का आत्मविश्वास टूटने लगा। अब जब कोई भी लड़का उन्हें देखने के लिए आता था तो दीदी बिल्कुल अनमनी सी हो जाती थी और उन्हें उदास देखकर लड़के वाले वैसे ही इनकार करके चले जाते थे। फिर एक दिन मेरे पापा मेरी दीदी के लिए पंकज का रिश्ता लेकर आए। पंकज का इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरे पापा ने कहा कि शादी के बाद पंकज भी हमारे साथ यहीं पर रहेगा। मैं तो खुश हो गई कि दीदी हमेशा अब हमारे साथ ही रहेगी, विदा होकर ससुराल नहीं जाएगी। और ऊपर से जीजा जी भी ऐसे मिले थे जो कि हमारे साथ ही रहने के लिए तैयार हो गए थे। तय समय पर एक मंदिर में दोनों की शादी हो गई। मगर सुहाग रात को ही मेरी दीदी मेरे कमरे में सोने के लिए चली आई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने जब इस बारे में पूछा तो दीदी कहने लगी कि तुम्हारे जीजा जी शराब पीकर आए हैं और मुझे शराबी इंसान के साथ एक कमरे में नहीं रहना है। इतना कहकर वह गुस्से में मुंह फेर कर सो गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि शादी की पहली रात दीदी अपने पति के साथ नहीं है। लेकिन खैर, पति पत्नी के बीच की बात थी तो मैं कर भी कह सकती थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि जीजा जी बीमार रहते हैं और कोई दूसरा काम भी नहीं करते हैं और वह हर रात शराब पीकर आते हैं, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसलिए दीदी रोज रात को मेरे कमरे में ही सोने के लिए आ जाती थी। एक रात जब मैं पानी लेने के लिए रसोई में जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पापा ने दूध में कुछ मिलाकर मेरी दीदी को पीने के लिए दिया। दीदी ने वह दूध पी लिया। मैं तो हैरान ही रह गई कि पापा ने दूध में क्या मिलाया है। मैं बराबर दीदी पर नजर रखे हुए थी। उस रात जीजा जी घर नहीं आए थे। दीदी जब अपने कमरे में गई तो दीदी बेहोश हो गई। तब पापा चुपके से दीदी के कमरे में गए और उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि उस रात पापा एक अनजान आदमी को मेरी दीदी के कमरे में ले गए। इससे पहले कि वह आदमी मेरी दीदी के साथ कोई गलत हरकत करता, मैंने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया ताकि मैं दीदी को बचा सकूं। तभी मेरे पापा अपने कमरे से बाहर आए और कहने लगे, देखो अब तुम्हारी दीदी की शादी हो गई है, उन्हें रात को इस तरह डिस्टर्ब मत किया करो। लेकिन मैंने बहाना बनाते हुए कहना शुरू कर दिया, पापा मेरे कमरे में माँ की परछाई दिखाई दी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे दीदी के साथ ही सोना है। अब हर रात को दीदी मेरे साथ सोने के लिए आ जाती थी, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
मेरे पापा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उन्होंने गुस्से में कहा, देखो तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मेरे पापा ने जोर से कहा, ठीक है, मैं कमरे की चाबी लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर खड़ी रहो। मुझे पता चल गया था कि वह जानबूझकर भीतर वाले आदमी को सुनाने के लिए जोर से चिल्ला रहे हैं ताकि वह खिड़की से भाग जाए। जब पापा चाबी लेने के लिए गए तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वह आदमी खिड़की से कूदकर भाग रहा था। मैंने राहत की सांस ली कि मेरी दीदी बच गई है। पापा ने कमरा खोला तो मैं दीदी के पास ही जाकर सो गई। मैं रात भर यही सोचती रही कि पापा ने दीदी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। अगली सुबह जब मेरी दीदी की नींद टूटी तो मैंने रात वाली सारी बात अपनी दीदी को बताई। मेरी दीदी हैरान रह गई थी कि पापा ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फिर हम दोनों योजना बनाते रहे कि आगे हमें क्या करना है। अगली रात जब पापा दीदी के लिए दूध लेकर आए तो दीदी ने वो दूध नहीं पिया और चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। मैं भी बराबर दीदी के कमरे पर नजर बनाए हुए थी। मैंने देखा कि आधी रात के बाद पापा फिर से एक आदमी को घर लेकर आए और वह दीदी के कमरे में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद पापा कमरे से बाहर निकल आए। हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। 5 मिनट के अंदर ही पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने फुर्ती से जाकर दरवाजा खोल दिया। पुलिस अंदर आई और पुलिस ने कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दीदी उठकर दरवाजा खोलने के लिए भागी। उसी समय वह आदमी पीछे वाली खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की के पास खड़े हवलदार ने उसे धर दबोचा। जब मेरे पापा ने घर में आवाजें सुनी तो वह अपने कमरे से बाहर आए। घर में पुलिस देखकर वो सन्न रह गए। मैं अपने पापा के पास गई और उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, पापा, आप तो दीदी के सगे पापा हैं ना, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तो आपने एक शराबी और बीमार इंसान से मेरी दीदी की शादी करवाई, ऊपर से आप हर रोज नए आदमी को घर में लेकर आने लगे। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब मेरे पापा ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोनों मेरी सगी बेटियां नहीं हो। मेरी पत्नी तुम दोनों को कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी, लेकिन तुम दोनों को यह सच्चाई उसने कभी नहीं बताई। मैंने भी सोचा कि मैं भी तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं शुरुआत से ही दलाली का काम किया करता था। मैंने सोचा कि जब तुम दोनों बड़ी हो जाओगी तो तुम लोगों के साथ भी वही करूंगा, किसी को कोई शक ना हो। इसलिए जब तुम्हारी माँ गुजर गई तो मैंने वह शहर छोड़ दिया और तुम लोगों को लेकर नए शहर में आ गया। फिर जब रूपाली शादी की योग्य हो गई तो मैंने जानबूझकर एक अनाथ, बेसहारा, शराबी और बीमार इंसान से इसकी शादी करवाई और दोनों को घर में रखने का नाटक किया ताकि मेरे काम में कोई रुकावट ना हो। अगर ये विदा होकर ससुराल चली जाती तो इतने सालों तक इस पर जो खर्च किया है वह मैं कैसे वसूल करता। इतना सुनना था कि निधि ने निरंजन को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा कि आप इंसान के नाम पर कलंक है। अच्छा हुआ जो आप हमारे पापा नहीं हैं। ऐसे घटिया इंसान हमारा पापा होता तो हम शर्मिंदगी के मारे किसी को मुंह नहीं दिखा पाते। पुलिस निरंजन को गिरफ्तार करके ले गई। रूपाली ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए उसने पास के मेडिकल स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। निधि तो अभी 10वीं में थी तो वह भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। देखते ही देखते साल पर साल बीतते चले गए। रूपाली ने निधि को पढ़ाया लिखाया और खुद भी आगे पढ़ाई की। दोनों बहनें एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। कुछ सालों में उन दोनों ने लव मैरिज कर ली और आज दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी जी रही हैं। दोस्तों, बुराई चाहे लाख बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन यदि किस्मत अच्छी होती है तो इंसान की जिंदगी संवर ही जाती है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।